चलिए तो आज अपन जानते हैं पेपर 4, जिसे हम इथिक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन वास्तव में इसमें सिर्फ इथिक्स नहीं है, इसमें कई सारे विषयों का समावेश है। वास्तव में पीएससी द्वारा जो नाम दिया गया है चौथे पेपर का, वो नाम है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। इंग्लिश में बोले तो फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जिस सीक्वेंस में ये नाम रखा गया है, उसी सीक्वेंस में हमारी यूनिट्स उन उन सब्जेक्ट से रिलेट करती जाती है। जैसे पहला है दर्शन शास्त्र, तो जो हमारी यूनिट 1 है वो दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी से जुड़ी हुई है, जिसमें हमें दार्शनिकों के बारे में पढ़ना है। और कुल 17 दार्शनिकों को यहाँ पर बताया गया है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, चारवाक, सुकरात, गुरु नानक, कबीरदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये टोटल 17 दार्शनिक हैं जिन्हें यूनिट 1 में दिया गया है, और ये दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। वहीं जो हमारी यूनिट 2 है, जिसमें हमें एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में यानी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति, अभिक्षमता या अभिरुचि और सांवेगिक बुद्धि के बारे में पढ़ना है। ये हमारे दूसरे सब्जेक्ट यानी मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो दूसरा सब्जेक्ट जो हमारे पेपर 4 में आता है, जो बड़ा रोल प्ले करता है, वो है साइकोलॉजी, और इसी के अंतर्गत हम इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तीसरी जो यूनिट है और चौथी जो यूनिट है, ये दोनों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। यूनिट 3 में हम लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण और मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं। वहीं यूनिट 4 में हम भ्रष्टाचार और इसको निपटाने वाली चीजें जैसे कि लोकायुक्त, लोकपाल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, विसल ब्लोअर, इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। वहीं काफी हद तक जो यूनिट 5 है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। तो अपना जो सब्जेक्ट है पेपर 4 है, जिसे हम लोकली या सामान्यतः इथिक्स या नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं, उसको हम सिलेबस के 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला सिलेबस है हमारा थ्योरी सब्जेक्ट, जो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 और यूनिट 4 में है। वहीं जो यूनिट 5 है वो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो जो 4 यूनिट है, इन नॉलेज के बेस पर यूनिट 5 का निर्माण होता है। मुख्यतः जो यूनिट 3 है और यूनिट 4 है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई यूनिट्स हैं, उन पर बेस्ड केस स्टडी ज़्यादा आती है। साइकोलॉजी पे बेस्ड भी आती है, लेकिन मुख्यतः पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर बेस्ड भी आती है। और कुछ हिस्सा पेपर 4 में समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी से भी जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वो बहुत छोटा परसेंटेज रखता है। मुख्यतः 3 सब्जेक्ट, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, इन 3 सब्जेक्ट से मिलकर हमारा पेपर 4 बना हुआ है। अब सबसे पहले तो कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए या माइंडसेट क्या होना चाहिए इस पेपर को पढ़ने से पहले, तो पहली चीज है वैल्यू न्यूट्रलिटी यानी मूल्य तटस्थता। यानी हमारे जो भी आज तक हमने समाज से, हमारे परिवार से, हमारे धर्म से, हमारे स्कूल से, समाज से जो ग्रहण किए हैं वैल्यूज, उनको हमें न्यूट्रल होके सोचना पड़ेगा, उन्हें एक साइड रखना पड़ेगा, तब जाके हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी चीज तार्किक मानसिकता, यानी हमारी जो मेंटेलिटी होनी चाहिए वो रीजनिंग माइंडसेट होना चाहिए, हर चीज को लॉजिकली सोचने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरी चीज है बैलेंसिंग माइंडसेट, यानी किसी भी चीज को सही है या गलत है नहीं, हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा हर जगह। जहां पर भी हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो बैलेंसिंग माइंडसेट हमें एक अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और मेंटेलिटी इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमारे माइंड में होती है, उसे हम बोलते हैं द्वैध मनोवृत्ति या डाइकोटोमी। डाइकोटोमी क्या होता है? किसी भी चीज को या तो ये या तो वो, यानी 2 पार्ट में बांटकर पढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम द्वैध मनोवृत्ति कहते हैं। यानी या तो कोई चीज सही है या गलत है, कोई अच्छी है या बुरी है, यानी कि हम 2 भाग में हर चीज को बांटकर पढ़ते हैं या देखने का नजरिया रखते हैं। लेकिन इस मनोवृत्ति को
हमें तोड़ना पड़ेगा, झूठा साबित करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं इसमें कोई भी गणित की तरह आंसर नहीं आ सकता कि इसका सटीक सटीक यही उत्तर होगा। यहाँ पर हमेशा बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा और कोई भी चीज सही नहीं होती, ना ही गलत होती है, बल्कि हर एक चीज सही और गलत होती है, अच्छी और बुरी होती है। बस उसमें परसेंटेज रेशियो का डिफरेंस होता है। कोई चीज ज्यादा परसेंट में सही होती है तो कम परसेंट में गलत, कोई चीज ज्यादा परसेंट में गलत होती है तो कम परसेंट में सही। लेकिन दोनों ही, कोई सी भी चीज या कोई सा भी विचार या कोई सी भी विषय वस्तु सही और गलत, अच्छी और बुरी दोनों होती है। ये माइंडसेट हमें अपनाना पड़ेगा और इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनम अप्रोच या सातत्व का सिद्धांत। यानी कोई भी निर्णय या कोई भी चीज पूरी तरह गलत नहीं होती है, ये हमें मानना पड़ेगा। और नीति शास्त्र पढ़ते टाइम यानी चौथे पेपर को पढ़ते टाइम हमें यही अप्रोच अपनानी पड़ेगी। अब अपन देख लेते हैं कि सिलेबस को हमने दो भाग में बांटा था, एक है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में अपनी केस स्टडी आ गई। अब थ्योरी वाले जितने भी हमारे टॉपिक हैं, चाहे वो यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इन्हें हम 7 मेन या 7 कोर टॉपिक्स में बांट सकते हैं। जिसका टॉपिक नंबर 1 हम मान सकते हैं इंट्रोडक्शन, यानी इथिक्स क्या होता है, नैतिक मूल्य क्या होते हैं और इसकी परिभाषा क्या है, कैसे जन्म लेती है, कैसे बदलती है, ये सारी चीजें इसके बारे में इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे। दूसरा है एटीट्यूड। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा एटीट्यूड, जिसे अभिवृत्ति या मनोवृत्ति हम बोलते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा एप्टीट्यूड और वैल्यू। एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि या अभिक्षमता और वैल्यू मतलब कि मूल्य। अगला टॉपिक हमारा रहेगा इमोशनल इंटेलिजेंस यानी सांवेगिक या भावनात्मक बुद्धि। अगला हमारा रहेगा दार्शनिक विचारक। एक टॉपिक हमारा रहेगा लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य और अगला हमारा टॉपिक रहेगा भ्रष्टाचार। तो ये कोर 7 टॉपिक हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक, एटीट्यूड वाला, एप्टीट्यूड वाला, एटीट्यूड मतलब कि मनोवृत्ति या अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि या अभिक्षमता, और इसी के साथ वैल्यूज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगला है इमोशनल इंटेलिजेंस, दार्शनिक विचारक, लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य और भ्रष्टाचार। इसके अलावा हमारा प्रैक्टिकल वाले में आ जाएगा अपना केस स्टडी। केस स्टडी मुख्यतः यूनिट 3 और यूनिट 4 यानी कि लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और भ्रष्टाचार वाले टॉपिक से रिलेटेड होंगी। अब अपन क्या करते हैं, कुछ जो कोर टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम सामान्य भाषा में किस तरह से समझ सकते हैं, उनकी सामान्य परिभाषाएं देख लेते हैं। तो कुल 5 शब्द हैं जिनकी परिभाषाएं हमें पता होना चाहिए सिर होने से पहले। तो पहला है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या होता है, जैसे हम अभिवृत्ति या हमारे सिलेबस में लिखा गया है उसे मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति अभिवृत्ति एक ही चीज होती है जिसे हम एटीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो जो हम आज तक एटीट्यूड समझते आए हैं कि एटीट्यूड क्या है, तो एटीट्यूड का सामान्य मतलब जैसे कि उसको तो बहुत एटीट्यूड है, तो वो जो बात ही नहीं करना चाहता या कुछ बताना ही नहीं चाहता या उसको घमंड है, तो वो जो हम एटीट्यूड आज तक एटीट्यूड समझते आ रहे हैं वो एटीट्यूड वास्तव में बदतमीजी है। वो एटीट्यूड एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड का वास्तविक या शाब्दिक अर्थ होता है रुझान। रुझान यानी कि भाव, यानी किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी चीज को लेकर व्यक्ति के मन में जो भी रुझान, जो भी भाव आते हैं वो है एटीट्यूड। अब एटीट्यूड यानी भाव, भाव नेगेटिव भी हो सकते हैं, भाव पॉजिटिव भी हो सकते हैं और भाव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी हो सकते हैं। तो एटीट्यूड सामान्य भाषा में अगर बोलें तो एटीट्यूड किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव, विचार या स्थान को लेकर किसी व्यक्ति के मन में उत्पन्न भाव को, उत्पन्न रुझान को, अच्छे रुझान या बुरे रुझान को हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति कहते हैं। सामाजिक या धार्मिक अभिवृत्ति हमारे प्रशासन में प्रभाव डालती है, इसीलिए अभिवृत्ति को जानना और अभिवृत्ति का किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है, इसलिए इसे हम पढ़ेंगे। अभिवृत्ति यानी मनोवृत्ति या एटीट्यूड नेगेटिव और पॉजिटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। अगला है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब होता है अभिरुचि या अभिक्षमता। अभिक्षमता यानी कैपेसिटी। देखो
एप्टीट्यूड का अगर सामान्य अर्थ अगर देखा जाए तो वो होता है प्रतिभा से, यानी जन्मजात किसी व्यक्ति को जो मानसिक क्षमता मिलती है बाय नेचर, उसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं। हम इसका सी सेट में जैसे इस्तेमाल करते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो एप्टीट्यूड यानी प्रतिभा, क्या वो प्रतिभा है उस व्यक्ति में, तो प्रतिभा जांच के लिए हम सी सेट का इस्तेमाल करते हैं, पीएससी करती है। तो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब होता है प्रतिभा। तो प्रतिभा सामान्यतः यानी 95 से 99% जन्मजात ही होती है, लेकिन कुछ परसेंट ये ग्रहित यानी कि खुद की मेहनत के द्वारा अर्जित होती है। खास बात क्या है कि प्रतिभा बिना प्रशिक्षण के परिणाम में परिणत नहीं होती है, यानी प्रतिभा को प्रशिक्षण की जरूरत होती है। यानी किसी व्यक्ति में प्रतिभा है कि वो अच्छा गा सकता है, तो उसे पहली बात तो प्रशिक्षण की जरूरत होगी। अगर वो बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रशिक्षण के अगर कोशिश करेगा तो उसकी प्रतिभा परिणाम में परिलक्षित नहीं हो पाएगी। तो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब होता है प्रतिभा। अगला है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो पहले तो इंटेलिजेंस जान लेते हैं कि इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि या बुद्धिमत्ता क्या होती है। तो बुद्धिमत्ता का सामान्य शब्द या सामान्य अर्थ होता है समझदारी, यानी किसी भी समस्या विशेष को सुलझाने की जो क्षमता है, किसी भी समस्या विशेष को सुलझाने की क्षमता समझदारी या इंटेलिजेंस है। वहीं अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो भावनाओं को संभालने और समझने की क्षमता, किसकी भावनाओं को, तो खुद की भावनाओं को और किसी दूसरे की भावनाओं को समझने और संभालने की क्षमता जो होती है, और उसका इस्तेमाल समस्या के समाधान में करने की क्षमता, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या संवेगिक बुद्धि होती है। तो अपने और दूसरे की भावों को, विचारों को, भावनाओं को संभालने और समझने की क्षमता ही सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। वहीं इस इंटेलिजेंस का सामान्य अर्थ होता है समझदारी। अगला देखते हैं अपन मूल्य या वैल्यू क्या होता है। इसमें नैतिक जोड़ देंगे तो नैतिक मूल्य हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू यानी मूल्य क्या होता है। तो मूल्य शाब्दिक अर्थ अगर देखें मूल्य का तो होता है नैतिक आदर्श। तो मूल्य नैतिक आदर्श होते हैं। क्या आदर्श होते हैं? वे नैतिक आदर्श होते हैं जिसके लिए आप कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, यानी कोई सी चीज छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हो, वो आपके होते हैं नैतिक आदर्श। एग्जाम्पल के लिए सहिष्णुता, टॉलरेंस, समयबद्धता, पंक्चुअलिटी, यानी आप किसी को अगर कमिटमेंट कर दे कि मैं इतनी बजे वहां पहुंचूंगा, तो वो आपका एक नैतिक आदर्श हो सकता है कि उसके लिए आप कोई दूसरी चीज छोड़ सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो वो आपका नैतिक मूल्य है। ईमानदारी, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो ये जो सारी चीजें हैं, सहिष्णुता, समयबद्धता, ईमानदारी, आत्मसम्मान, ये सारी चीजें एग्जाम्पल के रूप में देखी जा सकती है मूल्य या वैल्यू के, जो कि नैतिक आदर्श होते हैं। तो मूल्य क्या होते हैं? नैतिक आदर्श होते हैं। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग मूल्य हो सकते हैं, अलग अलग प्रायोरिटीज हो सकती हैं, लेकिन मूल्य वही होते हैं जिसके लिए आप कुछ त्यागने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। अगला है अंतर आत्मा, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस तो अंदर की आवाज होती है अंतरात्मा, जो आपको सही निर्णय लेने में और जब आप नैतिक दुविधा में हो तो उस दुविधा से बाहर निकालने में जो आपको मदद करती है, वही अंतरात्मा है। तो एक एक लाइन में सब कुछ देखते हैं। तो एटीट्यूड, एटीट्यूड अभिवृत्ति, मनोवृत्ति क्या होती है? भाव होते हैं, रुझान होते हैं, अच्छे या बुरे, किसको लेकर, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी विचार, किसी वस्तु को लेकर जो आपके भाव होते, विचार होते हैं, वो आपका एटीट्यूड, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होता है। एप्टीट्यूड प्रतिभा होती है, जन्मजात होती है, सामान्यतः प्रशिक्षण के द्वारा परिणाम में परिलक्षित की जा सकती है। इसे अभिरुचि या अभिक्षमता भी बोलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस अपने और दूसरे के भावों को संभालने की और समझने की क्षमता, जिसका इस्तेमाल हम समस्या समाधान में करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। संवेगिक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। मूल्य नैतिक आदर्श होते हैं जिसके लिए आप कुछ त्यागने के लिए तैयार हो। अंतरात्मा, कॉन्सियसनेस,
तो अंदर की आवाज जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करे। अब अपना जो टॉपिक 1 है, इंट्रोडक्शन, यानी इथिक्स या नैतिक शास्त्र या नीति शास्त्र क्या है, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न, संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं और धीरे धीरे इनके उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, नैतिकता क्या है? यह वस्तुनिष्ठ होती है या आत्मनिष्ठ? नैतिकता क्या है? यह वस्तुनिष्ठ होती है या आत्मनिष्ठ? पहला क्वेश्चन हो गया, ये 3 स्टार है। दूसरा क्वेश्चन, नैतिक मूल्य क्या है? कुछ विचारक मानते हैं कि नैतिक मूल्य नित्य और स्थायी होते हैं। कुछ विचारक मानते हैं कि नैतिक मूल्य नित्य और स्थायी होते हैं, जबकि कुछ के अनुसार ये समय और स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। तो इस संदर्भ में आपकी राय स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या मनुष्य के सभी कृत्य नैतिक या अनैतिक ही होते हैं? क्या मनुष्य के सभी कृत्य नैतिक या अनैतिक ही होते हैं? क्या ऐसी संभावना है कि कोई कृत्य ना तो नैतिक हो ना अनैतिक? विचार करें। अगला क्वेश्चन है, नैतिक व्यवस्था किसी समाज या प्रशासन के लिए क्यों आवश्यक है? नैतिक व्यवस्था किसी समाज या प्रशासन के लिए क्यों आवश्यक है? समाज को इससे क्या लाभ और क्या नुकसान होते हैं, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बीच समानताएं, अंतर और संबंध स्पष्ट कीजिए। समानताएं बतानी है, अंतर बताने हैं और संबंध स्पष्ट करने हैं। पहला है इथिक्स एंड मोरालिटी। तो इथिक्स और मोरालिटी के बीच में क्या संबंध है, क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। अगला है नैतिकता और धर्म। तो नैतिकता और धर्म के बारे में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है। नैतिकता और कानून में क्या समानताएं, क्या अंतर है। पाप, भूल और अपराध में क्या संबंध, क्या अंतर और क्या समानताएं हैं। वहीं अगला है स्वभाव और चरित्र। स्वभाव और चरित्र में क्या अंतर, समानता और संबंध है। अगला क्वेश्चन है, किसी समाज के नैतिक मूल्यों का निर्धारण किन कारकों के आधार पर होता है? इन कारकों के आधार पर सामाजिक नैतिकताएं परिवर्तित होती हैं, स्पष्ट कीजिए। अगला है, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कृत्य नैतिक है या नहीं, इसका निर्णय किन आधारों पर किया जा सकता है, स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है जो 3 स्टार क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्य विकसित करने में निम्नलिखित संस्थाओं की क्या भूमिका होती है, समझाइए। पहली परिवार, दूसरी समाज, तीसरी शिक्षा संस्थाएं। अगला है 9वां क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है कि एक ही समाज के विभिन्न व्यक्तियों में ना केवल नैतिक मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि एक ही समाज के विभिन्न व्यक्तियों में ना केवल नैतिक मूल्य भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, अपितु मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का स्तर भी अलग अलग होता है, स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है 10वां 3 स्टार क्वेश्चन है, आप किस नेता या समाज सुधारक को अपना आधार मानते हैं? उसकी शिक्षाओं का सार बताते हुए समझाइए कि आप उन्हें अपने जीवन में कहां तक उतार पाए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक प्रगति से आप क्या समझते हैं? नैतिक प्रगति से आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है मानव सभ्यता ने पर्याप्त नैतिक प्रगति कर ली है? स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है कि निजी संबंधों और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता किस प्रकार अलग होती है? निजी संबंधों और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता किस प्रकार अलग होती है? क्यों ये दोनों नैतिकताएं अलग हैं या परस्पर संबंधित है? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो यहां पर ये कुछ क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। धन्यवाद।